हेलो दोस्तों, इंडिया में ब्रिटिशर्स का फॉर्मल रूल आने से पहले ही कई यूरोपियन कंपनीज ने इंडिया में अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बना लिए थे। इंडिया और यूरोप के ट्रेड रिलेशन सीरिया, इजिप्ट और ऑक्सस वैली के लैंड रूट के जरिए बने। आज हम इन्हीं 5 यूरोपियन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत आने से पहले ही भारत के अलग अलग इलाकों में अपने ट्रेड सेंटर्स बना लिए थे। सबसे पहले आए पुर्तगीज़ और वो दौर था 15वीं शताब्दी का, जब पुर्तगाल के लोग दुनिया की सबसे एडवांस शिप्स बनाया करते थे ताकि वो दुनिया के अलग अलग सी रूट्स को ढूंढ सके, मैप्स को समझ सके। इन्हीं सी रूट्स को खोजते हुए पुर्तगीज़ ने इंडियन सी रूट का खोज किया, जिसका उन्होंने नाम दिया था द केप ऑफ गुड होप। हालांकि ये हम सब जानते हैं कि जो भी इंडिया आया वो गुड होप लेकर नहीं आया। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो अपने लिए गुड होप लेकर आए थे, बट हम इंडियंस के लिए तो बिल्कुल नहीं। सबसे पहले पुर्तगीज़ ट्रैवलर वास्को डी गामा कुछ पुर्तगीज़ सेलर्स के मिशन को लीड करते हुए मई 1498 में इंडिया के कैलिकट पोर्ट पहुंचते हैं और उस टाइम कैलिकट को रूल कर रहे थे किंग जैमुरीन। अब किंग जैमुरीन की भी एक अपनी कहानी है, अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं किंग जैमुरीन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब आते हैं मुद्दे पर। सन 1500 में पुर्तगीज़ ने पेड्रो अल्वारेस कैब्रल की लीडरशिप में सेकेंड इंडिया मिशन भेजा और इस बार इंडिया में पहली बार यूरोपियंस ने अपनी ट्रेडिंग कंपनी स्टैब्लिश कर ली। कोचिन, गोवा, दमन एंड दीव, सेटलेस बेसिन और बॉम्बे पुर्तगीज़ के ट्रेडिंग का हब बन गया और थोड़े ही टाइम बाद पुर्तगीज़ ने मद्रास और हुगली में भी अपना ट्रेडिंग सेंटर बना लिया। दोस्तों, पुर्तगीज़ ने अपनी मोनोपोली इंडिया में कायम रखने के लिए उन्होंने नेवल लाइसेंस को इंट्रोड्यूस किया। मतलब कि अगर कोई इंडिया में सी रूट्स का यूज़ करके आता था ट्रेड करने तो उन्हें पुर्तगीज़ गवर्नमेंट को एक फ़ीस देनी होती थी। 16वीं सेंचुरी में पुर्तगीज़ ने इसे कार्टेज सिस्टम का नाम दिया था। जो भी शिप्स इंडियन ओशन सी रूट का यूज़ करके आती थी उन्हें पुर्तगीज़ गवर्नमेंट को कार्टेज देना होता था। पुर्तगीज़ ने इंडिया में टोबैको, शिप मेकिंग और प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया। और अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो उन्होंने इंडिया में गॉथिक आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया। अगर आप गोवा गए होंगे तो आपने देखा होगा गोवा के चर्चेस और वहाँ के पुर्तगीज़ एरा के बने हुए घर, ये कुछ परफेक्ट एग्जाम्पल्स है गॉथिक आर्किटेक्चर के। अफोंसो द अल्बुकर्क सेकंड गवर्नर थे जिसने 1510 में बीजापुर रूलर से गोवा को छीना और पुर्तगीज़ को इंडिया में इस्टेब्लिश किया। अफोंसो को पुर्तगीज़ पावर इन इंडिया का फाउंडर भी माना जाता है क्योंकि अफोंसो के ही दौर में पुर्तगीज़ इंडिया में बहुत पावरफुल हो गए थे। लेकिन कुछ ही सालों बाद पुर्तगीज़ का इन्फ्लुएंस कम होने लगा इंडियन मार्केट से। ये एक अच्छा मौका था दूसरे यूरोपियंस के लिए जो सालों से इंडिया में ट्रेड करने की चाह में थे, क्योंकि दूसरे यूरोपियंस को पुर्तगीज़ के मोनोपोली से इंडिया में ट्रेड करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। कॉर्नेलिस द हॉटमैन एक डच ट्रैवलर थे। वो पुर्तगीज़ की तरह ही इंडिया आते हैं और अपना ट्रेड इंडिया में इस्टेब्लिश करते हैं। 1602 में डच एक डच ईस्ट इंडिया के नाम से कंपनी बनाते हैं और पुर्तगीज़ को ओवर पावर करके उनके कंट्रोल वाले ट्रेड जैसे स्पाइस, कल्टीवेशन, टोबैको एक्सेट्रा को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। डच का जो मेन कंट्रोल था वो गुजरात, बंगाल और बिहार में ज़्यादा था, लेकिन ये तो डच के लिए इनफ नहीं था। वो पुर्तगीज़ से भी आगे निकलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। उसके बाद डच कहाँ रुकने वाले थे? उन्होंने पुलिकट, सूरत, कोचिन, बालासोर, पटना, कासिम बाज़ार और इंडिया के कई बड़े बड़े शहरों में उन्होंने फैक्ट्रियों का जाल बना दिया। डच के दौर में स्पाइस, रॉ सिल्क, इंडिगो और ओपियम की ट्रेडिंग ज़्यादा होती थी। डच ने इंडिया को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का हब बना दिया था। डच इंडिया में सिर्फ ट्रेड ही नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो इंडिया को रूल भी करना चाहते थे ताकि जो टैक्स वो राजा महाराजाओं को देते हैं उसमें उनको छूट मिल सके और जो मज़दूर फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनको वो कम से कम मजदूरी दे सके। इसलिए अक्सर लोकल रूलर्स और ट्रेडर्स के बीच वॉर जैसी सिचुएशन बनी रहती थी। 1741 में ट्रावेनिकोर के राजा मार्कंडे वर्मा ने बैटल ऑफ क्लाचेल में डच को हरा दिया और ये वही दौर था जब ब्रिटिशर्स भी इंडिया को अपनी फर्स्ट ट्रेडिंग ऑप्शन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। 1759 में ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में डच और ब्रिटिशर्स के बीच वॉर होती है और इस वॉर में ब्रिटिशर्स ने डच को हरा दिया और इस वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडियन ट्रेड को लीड करना शुरू कर दिया, जिसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। वैसे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में फॉर्म हो गई थी और क्वीन एलिजाबेथ ने इसे 1600 में चार्टर ग्रांट कर दिया था। 1603 में मुगल बादशाह जहांगीर ने एक फरमान जारी करके इंग्लिश कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दिया और यही शायद मुगल एम्पायर की सबसे बड़ी गलती थी जो उन्होंने ब्रिटिशर को फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी।
एक फैक्ट्री लगाने के बाद अंग्रेज़ भी कहाँ रुकने वाले थे। सन 1500 में सर थॉमस आते हैं और उन्होंने जहांगीर को इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि वो पूरे मुग़ल एम्पायर में फैक्ट्रीज़ लगाएंगे। जैसे जैसे अंग्रेज़ों की फैक्ट्रीज़ बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी पावर भी बढ़ती चली गई और वो एक ट्रेडर से रूलर की तरफ बढ़ने लगे। अंग्रेज़ों के सामने एक और दिक्कत थी ज़मीनों की, क्योंकि उस टाइम पे ज़मींदारी चलती थी और ज़मींदार नहीं चाहते थे कि उनकी ज़मीनों पे फैक्ट्री लगे। ज़मींदारों के न चाहने के बाद भी 1690 में सतानती, कलिकट और गोविंदपुर में फैक्ट्री लगाई गई और इन तीनों गांवों की ज़मींदारी को ख़त्म कर दी गई। इसके बाद इसी साल कलकत्ता सिटी को बनाया गया और सन 1700 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। अब ब्रिटिशर्स इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा चुके हैं, लेकिन इतनी सारी फैक्ट्रीज शायद ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी नहीं थी। इसलिए उन्होंने मुग़ल एम्परर शाह आलम II से बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ले ली। इसके 17 साल बाद 1717 में जॉन सरमैन ने फ़र्रुखशियार से एक फरमान जारी करवाया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स में भारी छूट दी गई और इसी फ़र्रुखशियार के फरमान को मैग्ना कार्टर भी कहा जाता है। ब्रिटिश कंपनी के प्रोटेक्शन के लिए जो आर्मी और पुलिस बनाई गई थी, अब उनको ही लोकल रूलर्स के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करने लगे थे। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ब्रिटिश फौज में जो लड़ने वाले इंडियंस थे वही अपने राजाओं के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। 1757 में ब्रिटिशर्स ने लोकल रूलर्स के खिलाफ एक साथ जंग छेड़ दिया। सिराजुद्दीन दौला को बैटल ऑफ प्लेसी में हराकर ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कैप्चर कर लिया और 1774 में बैटल ऑफ बक्सर में कैप्टन मुनरो के लीडरशिप में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के शुजाउद्दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम II को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ऑक्यूपेशन को आगे बढ़ाया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ट्रेड करने के लिए सिर्फ पुर्तगीज़ और ब्रिटिशर्स ही आंख जमाए बैठे थे, बल्कि इनसे अलावा और भी यूरोपियन कंट्रीज़ थीं जो बहुत सालों से इस कोशिश में थी कि जो करंट कंट्री इंडिया में ट्रेड कर रही है वो कमज़ोर पड़े और इनको मौका मिले इंडिया आने का। फाइनली 1616 में ऐसे ही एक यूरोपियन कंट्री डेनमार्क को मौका मिला इंडिया में आने का। डेनमार्क के लोगों को डैनिश कहा जाता है और इनकी भी ऑक्यूपेशन का पैटर्न सेम था। फैक्ट्री लगाओ, लोगों को एक्सप्लॉइट करो और राजा महाराजाओं को पैसे देते रहो। हालांकि डेनमार्क के लोग अपने आप को टाइम के साथ ब्रिटिशर्स की तरह एडवांस नहीं कर पाए और वो सिर्फ 225 साल ही तक इंडिया में रहे। 1845 में डेनमार्क ने अपने सेटलमेंट को ब्रिटिशर्स को बेचकर इंडिया छोड़ के चले गए। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि यूरोप के लोग बिजनेस करने के नाम पे इंडिया आए और यहाँ से इंडिया की वेल्थ को चुरा कर अपने देश ले गए। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मुगल्स भी तो बाहर से आए थे, तो फिर उनमें और ब्रिटिशर्स में क्या फ़र्क था? तो फ़र्क बिल्कुल साफ था। मुगल्स की कई पीढ़ियाँ यहीं पैदा हुई और यहीं मर गई। मुगल्स यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करते थे। मुगल्स के रूल्स यहाँ के लोगों के बेटरमेंट के लिए थे और वो यहाँ से कुछ चुरा कर अफ़गानिस्तान नहीं ले जाते थे। फ्रेंच इंडिया को ऑक्यूपाई करने वाले सबसे लास्ट ऑक्यूपेशन थे। 1664 में किंग लुई 14 के मिनिस्टर ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और वो भी इंडिया की तरफ चल पड़े। 1667 में फ्रेंच ने इंडिया के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई और उसके महज 2 साल बाद उन्होंने 1669 में मसूलीपट्टनम में एक और फैक्ट्री लगाई और कुछ ही सालों के अंदर अंदर उन्होंने अपनी 100 से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगा ली। इंडिया में बाकी कंट्रीज़ के आने की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी नुकसान होने लगा। कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। उस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ओपोनेंट से वॉर शुरू कर दिया और 1760 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ बंदी वॉश में फ्रेंच को हरा के उनकी फैक्ट्रीज़ को कैप्चर कर लिया। दोस्तों, इन 5 यूरोपियन कंट्रीज़ ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई और अपने हिसाब से इंडिया को डेवलप किया। यूरोपियंस ने जितना इंडिया को डेवलप नहीं किया, उससे ज़्यादा उन्होंने यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया, यहाँ के वेल्थ को चुरा कर अपने देश ले गए।